नमस्कार, दिस इज अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। बच्चों, हमने कल किया था पहला टॉपिक हिंदी का, भाषा, व्याकरण, लिपि, बोलियां, भाषा की बेसिक जानकारी, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप टॉपिक्स कवर करते हैं साथ साथ प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, क्लैरिटी बनेगी टॉपिक से रिलेटेड। और जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें अधिकतर वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? 2015 के एग्ज़ाम में आ चुका है ये। अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। हिंदी की आदि जननी आपको पता ही है, संस्कृत को बोल सकते हैं हम, क्योंकि सिर्फ हिंदी की जननी पूछा जाता तो हम करते अपभ्रंश और स्पेशली शोरसेनी अपभ्रंश, लेकिन हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। हमने किया था भारत में भाषा का जो विकास क्रम है उसमें संस्कृत सर्वप्रथम, उसके बाद में संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमने किया था हिंदी। इसलिए आदि जननी हमें करना पड़ेगा संस्कृत भाषा। हिंदी की आवश्यकता, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। भाषा का लिखित रूप बिना किसी लिपि के पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपको करना पड़ेगा कि लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था जय भट्ट के शिलालेख में 8वीं 9वीं शताब्दी का जय भट्ट का शिलालेख, उसमें सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगर जो यही क्वेश्चन आता कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके साहित्य में हुआ, तो फिर हमें करना पड़ेगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की पुस्तक में सर्वप्रथम हुआ था, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले 8वीं 9वीं शताब्दी के जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था सर्वप्रथम इसका प्रयोग, क्योंकि अमीर खुसरो 12वीं 13वीं शताब्दी से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी के तौर पर स्वीकार की गई है आर्टिकल 343 के फर्स्ट पार्ट में। तो इसलिए आंसर होगा अनुच्छेद 343। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति आपने किया था शौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। शौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है, क्योंकि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी संबंधित है, इस वजह से यहाँ पर आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। इससे आगे है, ब्रज हिंदी की किस उस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज भाषा हमने किया था पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, उसमें से ब्रज भाषा या ब्रज जिसे हम बोलते हैं वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, जिसमें खड़ी बोली, कोरवी, बांगरू, ये सभी के सभी जो है पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे देख लीजिए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में हमने किया था छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये पूर्वी हिंदी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें जयपुरी, क्योंकि जयपुरी जो है ये राजस्थानी हिंदी से संबंधित है। इससे आगे है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी और अपभ्रंश, इसमें से प्राचीन भाषा पंजाबी नहीं है, क्योंकि पंजाबी भाषा सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव से संबंधित है।
और उन्होंने पंजाबी भाषा यानी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, इसलिए इनमें से प्राचीन भाषा पंजाबी नहीं है। भारतवर्ष के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, जो कि ब्रिटिश कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआत में क्लर्क थे, बाद में समाहर्ता के पद पर यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। और अपने साहित्य में, अपनी बुक्स में उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय तौर पर जो है अपनाने के लिए और इस हिंदी भाषा को सर्वप्रथम जो नाम दिया था उसके आधार पर इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने ये सुझाया था। मानक हिंदी का आधार क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत मानक हिंदी, स्टैंडर्ड वर्जन हिंदी का, साहित्यिक हिंदी का आधार क्या है? तो साहित्यिक हिंदी हमने किया था पश्चिमी हिंदी की जो बोली है, खड़ी बोली, जिसे हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं, इसे मानक हिंदी के तौर पर स्वीकार किया गया है। यानी हिंदी की 18 बोलियों में से खड़ी बोली ऐसी बोली है जो हिंदी का मानक रूप माना जाता है। इससे आगे है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो भाषा का शुद्ध रूप जो है उसकी जानकारी व्याकरण से होती है, क्योंकि भाषा का लिखित रूप लिपि से संबंधित है, मानक हिंदी खड़ी बोली से संबंधित है, लेकिन भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण से ही हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन हमने किया था 1975 में। 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ और विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य जो औचित्य था वो औचित्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है भारत सरकार कार्य करे और उस आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन प्रस्तावित है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में होगा 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन। इससे आगे है भारत में हिंदी भाषा के पश्चात सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा बोली जाती है, क्योंकि भारत के लगभग 40% लोग हिंदी भाषी हैं और दूसरे नंबर पर लगभग 8.3% जो है बांग्ला भाषा से संबंधित है और तीसरे नंबर पर मराठी, चौथे नंबर पर तेलुगु, पांचवें नंबर पर तमिल भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो हमने किया था कि द्रविड़ परिवार में 4 दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। इसलिए मराठी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। मराठी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है, इस वजह से आंसर हो जाएगा इसमें मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो वैसे तो हमने किया था कि हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस जो है 4, 5, 8 और 10 है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का इशारा है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, क्योंकि उपभाषाओं का विकास भी बोलियों से ही हुआ है। इस वजह से 5 उपभाषाएं हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने करना पड़ेगा 5, अदरवाइज वैसे देखा जाए तो 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी की जो खड़ी बोली है या हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हमने किया है कि हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी हिंदी का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस वजह से हमें करना पड़ेगा शोरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो इनमें से भाषा का मौखिक रूप जो है परियोजना, पत्र, निबंध, परिचर्चा। तो परियोजना हम प्रोजेक्ट को बोलते हैं, जो परियोजना कार्य दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। तो
तो वो मौखिक रूप नहीं है। पत्र, निबंध, ये भी मौखिक रूप नहीं है। डिस्कशन जो है, परिचर्चा, ये भाषा का मौखिक रूप है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा परिचर्चा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय रूप भाषा का, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली। प्रांतीय भाषा को हम क्या बोल सकते हैं? प्रांतीय भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसी भी राज्य की प्रांतीय भाषा मातृभाषा कहलाएगी। और किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप, क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, और इसने पूछा है भाषा का क्षेत्रीय रूप, तो हमें करना पड़ेगा बोली। जैसे कि हम हिंदी भाषा का क्षेत्रीय रूप, तो क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अलग अलग बोलियां, जैसे कि हिंदी की 18 बोलियां हैं, तो इस वजह से हमें बोलना पड़ेगा कि क्षेत्रीय रूप बोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? 1855 में प्रशासन की भाषा और शिक्षक के तौर पर लॉर्ड मैकाले ने इसे स्थापित किया था। लॉर्ड मैकाले, इसने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का मतलब ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शिक्षा के विकास के लिए जितना भी पैसा खर्च करेगी, तो वो पैसा केवल और केवल अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए खर्च करेगी। और 1855 में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, प्रशासन के अंतर्गत भी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित किया था। इससे आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी। लगभग 40% लोग भारत में हिंदी भाषी है, और दूसरे नंबर पर हमने किया है बांग्ला। इस वजह से हमें करना पड़ेगा यहाँ पर आंसर बंगाली। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते हुए उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं पर हम ज़्यादा धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं, कहीं पर हम पॉज देते हैं, कहीं पर हम लय में बोलते हैं, तो वो कहलाता है अनुताप। उतार चढ़ाव जो भाषा के बोलते समय होते हैं उसे हम बोलते हैं अनुताप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा कौन सी है? तो 18वीं 19वीं शताब्दी में हिंदी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के मिश्रण से जो भाषा उत्पन्न हुई उसे हम बोलते हैं उर्दू भाषा, या इसे हम बोल सकते हैं हिंदुस्तानी भाषा, क्योंकि इसका विकास भारत में अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के मिश्रण से हुआ है, जिससे फारसी भाषा में लिखा जाता है। उर्दू की लिपि फारसी भाषा है, लेकिन इसमें इन चारों भाषाओं के शब्द मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा, या जिसे हम बोल सकते हैं हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, और उसमें भी आपने देखा था वैदिक आर्य भाषा, उसके बाद में मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, क्योंकि विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं और वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और उसका शुरुआत मानी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व से। इस वजह से हमें करना पड़ेगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो 5 उपभाषाओं में से बिहारी हिंदी, उसमें से इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो बिहारी हिंदी में आपने किया हुआ है मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के रूप हैं। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है, इस वजह से हमें करना पड़ेगा अवधी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और ईरान के लोगों ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। इस वजह से हमें करना पड़ेगा ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द का विकास हुआ है, लेकिन फारसी भाषा में सर्वप्रथम इसके शब्दकोश में हिंदू, हिंदवी, हिंदुस्तान और हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है कोरवी। कोरवी खड़ी बोली का एक अन्य नाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई, तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी और अवधी भाषा आपको पता ही है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है। जैसे हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है लेकिन दूसरी राजकीय भाषा हरियाणा की पंजाबी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। भारत के किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा भारत के पश्चिमी तट वाले हिस्सों में बोली जाती है और पश्चिमी तट से संबंधित जो है वो है महाराष्ट्र और गोवा। इस वजह से हमें करना पड़ेगा कोंकणी भाषा महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है। जो कोस्ट लाइन है वेस्ट वाली और वहीं बोली जाती है कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की और दक्षिणी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है हाड़ौती बोली। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी से संबंधित है, इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो काशिका कहा जाता है वाराणसी की बोली को। वाराणसी का प्राचीन नाम जो है वो काशी है और काशी में जो बोली बोली जाती है उसे है कहा जाता है काशिका। काशी, बनारस, वाराणसी ये सभी के सभी वाराणसी से संबंधित है। इस वजह से किस क्षेत्र में काशी का बोली का प्रयोग होता है तो हम बोल सकते हैं वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भारत की डैश भाषा है, ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, तीनों। तो हिंदी भारत की ब्रज भाषा है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। हमें करना पड़ेगा हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत हिंदी से संबंधित है, इसलिए हमें करना पड़ेगा राष्ट्रीय संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को जाना जाता है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, हमने किया था जॉर्ज ग्रियर्सन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगला क्वेश्चन है भाषा व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से कितने साधन है, तो हमने किया था कि भाषा के 3 अंग हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इस वजह से भाषा के मुख्य साधन हैं 3। शब्द डैश होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, द्विअर्थी, निरर्थक। शब्द एकार्थी भी होते हैं, अनेकार्थी भी होते हैं, द्विअर्थी भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं, लेकिन शब्द अधिकतर होते हैं अनेकार्थी, यानी एक ही शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। जैसे कर टैक्स को कहा जाता है, कर हाथ को भी कहा जाता है, कर काया के तौर पर भी प्रयुक्त होता है,
कर हाथी की सूंड के लिए भी प्रयुक्त होता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक से ज़्यादा अर्थों वाले होते हैं, जैसे योग संयोग के लिए भी यूज़ होता है, योग कुल यानी टोटल के लिए भी यूज़ होता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं शब्द अनेकार्थी होते हैं। कुल टोटल को भी कहा जाता है, कुल वंश को भी कहा जाता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं शब्द अनेकार्थी होते हैं ज़्यादातर। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित, अपरिवर्तनशील। सिंपल लॉजिक पूछा है इसने कि भाषा क्या होती है, तो हमने किया है कि भाषा लगातार अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती रहती है। बहुत सी जातियों के आपस में संपर्क से लगातार भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदी भाषा में पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाबी टच है, हरियाणा वाले क्षेत्र में हरियाणवी टच है, फारसी लोगों के टच में आ जाते हैं तो उस भाषा के शब्द इसमें शामिल हो जाते हैं, उर्दू इसमें शामिल हो जाते हैं, संस्कृत के शब्द अधिकतर इसमें शामिल हैं। तो लगातार भाषा में परिवर्तन होता रहता है, इस वजह से हम बोल सकते हैं भाषा परिवर्तनशील है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा क्या होता है? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा क्या होता है? तो बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी भाषा 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। हरियाणवी बोली हरियाणा के कुछ हिस्सों में बोली जा रही है। आपका राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, हाड़ौती, ढूंढानी, मारवाड़ी, मेवाती अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में बोली जा रही है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो कुल भाषा परिवार हमने किया था कि 6 भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और इसके अलावा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, अवर्गीकृत भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और इसके अलावा हमने किया था कन, केन और मन जो है भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत बर्मा की भाषाएं आती हैं। तो 6 भाषा परिवार हैं ग्रियर्सन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में जो चाय शब्द का प्रयोग है वो हमने चीनी भाषा से लिया है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम व्याकरण जो है संस्कृत भाषा से संबंधित है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। तो जेशुआ केटलर प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के व्याकरण को लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हरियाणवी या बांगरू ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शोर सेनी अपभ्रंश से, इसलिए हमें करना पड़ेगा हरियाणवी यानी बांगरू ये शोर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत पेपर्स में देखा गया है। लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो लौकिक संस्कृत से विकसित हुई पाली और पाली से विकसित हुआ प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश हिंदी, इस वजह से हमें करना पड़ेगा पाली और प्राकृत। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। तो आंसर हो जाएगा इसमें पाली और प्राकृत, क्योंकि ये सीक्वेंस, ये क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्र में इनमें से कौन सी भाषा
बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा संबंधित है मथुरा, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा इत्यादि क्षेत्र में अधिकतर रूप से जो बोली का प्रयोग होता है वो है ब्रज भाषा, ब्रज। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है गुरुमुखी लिपि। लगभग देवनागरी जैसी ही है, लेकिन इसको नाम दिया गया है गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा का गठन किया था। तो राजभाषा गठन किया था। राजभाषा आयोग का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 से संबंधित है और आर्टिकल 344 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई थी और राष्ट्रपति ने उसी आधार पर 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है ढूंढानी, ढूंढानी। अगला क्वेश्चन है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं अनुवाद। ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एसएससी के जीएसटी में क्वेश्चन आया हुआ है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है स्रोत भाषा। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाएगा संस्कृत में, या संस्कृत का अनुवाद किया जाएगा हिंदी में, या हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाएगा अंग्रेजी में, तो उसे हम बोलेंगे स्रोत भाषा। यानी किस सोर्स से किस भाषा का अनुवाद किया गया है, तो सोर्स को हम स्रोत बोलते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग होगा स्रोत भाषा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु कहा गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 343 जो है इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि की घोषणा की गई। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 350 में कहा गया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में करनी चाहिए और अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो 2006 से हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के लिखित इकाई लिपि कहलाती है, इसलिए भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहा जाता है लिपि। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट ये वाला खत्म हो जाता है। लगातार जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने में जोर रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे हर टॉपिक के साथ साथ उतना ही आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी चैनल के साथ में।